दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम इलियास हुसैन है और वो उदयपुर राजस्थान से हैं। ये पिछले काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि भाई बस ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर आओ। ये रोज़ाना हमारी हर कहानी को सुनते हैं, लेकिन हर कहानी को सुनने के बाद इनका सिर्फ एक ही कमेंट आता है कि बस ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर आओ। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं उनके इस कमेंट को नोटिस भी कर रहा था, लेकिन उनकी इस फरमाइश को पूरा करने के लिए मुझे ज़रूरत थी किसी एक ऐसे इंसान की जो कि बस ड्राइवर हो या फिर कभी बस ड्राइवर रह चुका हो और जिसके जीवन में बस चलाते हुए सच में एक ऐसा डरावना हादसा हुआ हो जिसको मैं कहानी के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। पिछले कई दिनों से मेरी यह खोज जारी थी, लेकिन आज से 2 दिन पहले ही मेरी यह खोज एक शख्स पर जाकर समाप्त हो गई है। वो शख्स पेशे से एक बस ड्राइवर ही हैं। आज की हमारी कहानी राजस्थान के चिड़ावा के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम रामवतार शर्मा है। तो चलिए अब ये कहानी रामवतार शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामवतार शर्मा है और मैं राजस्थान के चिड़ावा का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक बस ड्राइवर हूँ और मुझे बस ड्राइविंग का काम करते हुए आज लगभग 30 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, क्योंकि सन 1990 में ही मैं राजस्थान के परिवहन विभाग में सरकारी बस के ड्राइवर की पोस्ट पर नौकरी लग गया था। उस वक्त ये मेरे खानदान के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे से पहले मेरे परिवार में कोई भी बंदा सरकारी नौकरी में नहीं था। लेकिन उस दिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने ये बस ड्राइविंग का काम चुनकर मेरे जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस काम में एक तो इंसान का शरीर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लगातार काफी लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से जल्दी ही पेट निकल आता है और मोटापे की वजह से शरीर में भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन इंसान बीमारियों का तो किसी तरह से सामना कर सकता है, पर अगर किसी काम के दौरान किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसके होने के बाद किसी भी इंसान की अंदर तक रूह ही कांप जाए, तो फिर कोई भी इंसान इस बस ड्राइविंग वाले काम को नहीं करना चाहेगा। लेकिन मेरे ऊपर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और मेरे घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ। इसके साथ ही अब मेरे रिटायरमेंट में भी ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए मैंने उस हादसे के होने के बाद भी इस बस ड्राइविंग वाले काम को छोड़ना सही नहीं समझा। मैंने सोचा कि अब कुछ ही सालों की तो नौकरी बची है, तो बीच में ही काम को छोड़कर क्यों जाना। लेकिन आज जिस डरावने हादसे के बारे में मैं आप लोगों को इस कहानी के अंदर बताने जा रहा हूँ, वो मेरे जीवन में अब तक की सबसे ज्यादा डरावनी और भयंकर घटना है। क्योंकि उस दिन जब वो घटना मेरे साथ हुई थी, तब मुझे इस चीज का एहसास हो गया था कि जीवन सिर्फ एक पानी का बुलबुला है जो कि कभी भी फूट सकता है। इसीलिए इंसान को कभी भी जरूरत से ज्यादा आगे की सोचकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी ऐसा हादसा हो सकता है जिस हादसे के अंदर आप हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को कहानी सुनाने के बजाय ये सब क्यों कह रहा हूँ। तो मैं ये चीज आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वो घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त मुझे यह समझ में आ गया था कि इंसान के जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। उसे कब, कहां और कैसे मौत आ जाए, इसका कोई भी अता पता नहीं है। दरअसल आज मुझे बस चलाते हुए 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद से लेकर सन 2016 तक मेरे जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी डरावनी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि मैंने यह बस ड्राइविंग वाला काम अपनाकर मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आज से लगभग 7 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना हुई थी जिसके होने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ था कि इस बस ड्राइविंग के काम से अच्छा तो मैं कोई मजदूरी ही कर खा लेता।
क्योंकि यह एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपके काम करने का टाइम कभी भी फिक्स नहीं रहता। कभी तो आपकी दिन के समय ड्यूटी लगती है, तो कभी रात के समय, और कभी कभी ऐसी जगह पर भी ड्यूटी लग जाती थी जहां पर ड्यूटी करना तो दूर की बात है, वहां उस इलाके में रहना और उस इलाके से गुजरना भी कलेजे को हिला देने वाला होता था। और ऐसे ही मेरी एक बार ड्यूटी लगती है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। उस वक्त मेरी ड्यूटी बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर लगी थी। जिस गांव में मैं रात को बस ले जाकर रोकता था, उस गांव से अगला गांव फिर दूसरे स्टेट में पड़ जाता था। यानी कि उस वक्त मैं बिल्कुल राजस्थान के अंतिम बॉर्डर वाले गांव में अपनी ड्यूटी कर रहा था। उस एरिया में ड्यूटी करने के दौरान मेरे साथ मेरे जीवन की वो सबसे बड़ी और डरावनी घटना हुई थी। उस घटना के होने के बाद अब जब कभी भी मैं रात के वक्त बस चलाता हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा संभल कर बस चलाता हूं, क्योंकि मुझे हर वक्त मेरे मन में यही डर लगा रहता है कि शायद वो घटना मेरे साथ फिर कभी भी हो सकती है। क्योंकि उस घटना के अंत में हुआ ही कुछ ऐसा था जिसके बाद मुझे हर वक्त यह डर लगा रहता है कि कहीं वो सब मेरे साथ फिर से ना हो जाए। दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त मेरी ड्यूटी राजस्थान के डूंगरपुर में लगी हुई थी, और वो भी डूंगरपुर के सबसे आखिरी गांव में। अब आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि जो राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले वाला इलाका है वो पूरा का पूरा आदिवासी इलाका है। वहाँ के लोग बाकी जगहों की तुलना में बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और इसी वजह से वहाँ पर आज भी कई ऐसी अंधविश्वास की चीज़ें चलती हैं जिनकी वजह से लोग जादू टोना और इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब ये बात उस दिन की है जिस दिन मैं अपनी बस को सुबह सुबह उस गांव से लेकर निकला था। मैं रोज़ाना सुबह 8 बजे अपनी बस को उस गांव से लेकर निकलता था और डूंगरपुर ज़िले से होते हुए बांसवाड़ा ज़िले में जाकर वहाँ पर जो दूसरा स्टैंड था उस जगह पर लगभग दोपहर के 3 बजे तक मुझे अपनी बस को पहुँचाना होता था। और फिर करीब 2 घंटे तक बस को वहीं पर खड़ा रखने के बाद शाम को लगभग 5 बजे मुझे अपनी बस को वापस बांसवाड़ा से डूंगरपुर के उस गांव में लेकर आना होता था। लेकिन आते वक्त मुझे लगभग आधी से ज्यादा रात हो जाती थी, यानी कि रोजाना उस गांव में पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 12 से 1 बजे के बीच का समय हो ही जाता था। उस दिन भी जब मैं उस गांव से अपनी बस को लेकर निकला तो दिन में जाते वक्त तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब शाम को मैं वापस बांसवाड़ा के उस स्टैंड से अपनी बस को लेकर निकला था तो उस वक्त आसमान से थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं, क्योंकि वो मौसम ही बरसात के दोनों का था। कुछ ही दूर आने के बाद अब बारिश पूरी तरीके से आने लगी थी, और बारिश की वजह से मैं अपनी बस को थोड़ा धीमी रफ्तार में ही चलाते हुए वापस उस गांव की ओर आ रहा था। उन छोटे छोटे गांवों से सवारियों को बस में बैठाते और उतारते उतारते अब मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उस दिन मौसम इतना ज्यादा खराब था कि शाम को लगभग 6 बजते ही चारों तरफ काफी ज्यादा घना अंधेरा हो गया था और आसमान में पूरी तरीके से काले बादल छा गए थे, और अब भी लगातार बारिश आ ही रही थी। उस दिन मेरे साथ जो मेरी बस का खलासी यानी कि जो कंडक्टर था वो केबिन में आकर मुझसे कहता है कि अरे शर्मा जी, लगता है आज तो यह बारिश पूरी रात ऐसे ही बरसने वाली है। अब हम लोग ऐसे ही आपस में अपनी बातें करते हुए आ रहे थे। बस में अब पीछे की तरफ लगभग 15 से 20 सवारियां बैठी हुई थीं, और वो सवारियां भी आपस में अपनी बातें कर रही थीं। उस इलाके में एक गांव से दूसरे गांव के बीच की जो दूरी होती थी, यानी कि जो रास्ता होता था, वो काफी ज्यादा सुनसान होता था, और वहां पर दूर दूर तक सिर्फ सुनसान पड़ा इलाका ही दिखाई देता था। अब क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था और ऊपर से लगातार बारिश की बूंदें भी गिर रही थीं, तो इसी वजह से मैंने अपनी बस की हेडलाइट को चालू कर लिया था, और अब सड़क पर बस की हेडलाइट की रोशनी में ही गौर से रास्ते को देखते हुए मैं बस को चला रहा था कि तभी अचानक से एक घुमाव में मुझे आगे कुछ दिखाई देता है, और जैसे ही मुझे वो दिखाई देता है तो मैं उसको देखते ही अचानक से अपनी बस की रफ्तार को धीमा कर लेता हूँ। जब मैं बस की रफ्तार को धीमा करता हूँ तो मेरा जो कंडक्टर था वो अचानक से पीछे की तरफ से केबिन में आकर मुझसे कहता है कि अरे क्या हुआ शर्मा जी, आपने अचानक से इस तरह बस की रफ्तार को धीमा क्यों कर दिया। तो मैं उस कंडक्टर से कहता हूँ कि बस को रोकना पड़ेगा। तो वो मुझसे कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तो मैं उससे कहता हूँ कि सामने की तरफ देखो।
दरअसल उस वक्त उस घुमाव में एक पेड़ के नीचे एक औरत और उसके साथ एक छोटी बच्ची खड़ी हुई थी, और वो दोनों उस वक्त बारिश में भीगते हुए उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो बारिश से बचने के लिए ही उस पेड़ के नीचे खड़ी हो रखी थी, लेकिन पेड़ के नीचे खड़ा होने के बावजूद भी वो पूरा का पूरा भीग चुकी थी, क्योंकि उस वक्त बारिश आ ही इतनी तेज रही थी। अब जैसे ही उनको बस रुकती हुई दिखाई देती है तो अचानक से वो जो छोटी बच्ची थी वो वहीं पर उछलने लगती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बस को रुकता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रही हो। उसको इस तरह से उछलता हुआ देखकर मुझे लगा कि शायद ये काफी लंबे समय से बारिश में भीगते हुए बस का इंतजार कर रही है। इसी वजह से जब इनको बस रुकती हुई दिखाई दे रही है तो ये बच्ची इतनी ज्यादा खुश हो रही है, और उनको इस तरह से बारिश में भीगता हुआ देखकर मुझे उनके ऊपर काफी ज्यादा दया भी आ जाती है। इसी वजह से मैं बस को उनके पास ले जाकर रोक देती हूँ। लेकिन जब मैं बस को उनके पास ले जाकर रोकती हूँ तो बस को रोकते वक्त मैंने एक चीज नोटिस की कि बस को रुकता हुआ देखकर वो बच्ची तो इतना ज्यादा खुश होकर उछल रही थी, लेकिन उसके साथ वो जो औरत थी वो लगातार बस की तरफ घूरे जा रही थी। उस बच्ची के इतना ज्यादा खुश होने के बावजूद भी वो उस बच्ची की तरफ ना ही तो हंस रही थी और ना ही उसे कुछ बोल रही थी, बस लगातार बस की तरफ एकटक घूरे जा रही थी। उन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शायद माँ बेटी ही हैं, पर अब मैं उस औरत की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, और बस के उनके पास रुकते ही बस का जो कंडक्टर था वो बस का दरवाजा खोल देता है, और दरवाजा खोलते ही वो बच्ची तो बस में चढ़ जाती है। लेकिन उस छोटी बच्ची के बस में चढ़ने के बावजूद भी वो औरत अभी भी वहीं पर बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़ी हुई थी। जब कई देर तक वो बस में नहीं चढ़ती हैं तो मैं भी ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा ही पीछे मुड़कर देखता हूँ और कंडक्टर को आवाज लगाता हूँ कि क्या हुआ। तो मेरी आवाज को सुनकर कंडक्टर उस औरत से कहता है कि अरे आप बस में चढ़ क्यों नहीं रही हैं? वहां पर खड़ी खड़ी ही क्या देख रही हैं? जल्दी से बस के अंदर बैठो, हमें आगे भी जाना है। अब जैसे ही कंडक्टर ने उस औरत से यह बात कही तो अब तक तो वो बस की तरफ घूर रही थी, लेकिन अब अचानक से वो कंडक्टर की तरफ अजीब नजरों से देखती है, और उसकी तरफ अजीब तरीके से देखते देखते ही वो बस के अंदर चढ़ती है। और जब वो बस में चढ़ जाती हैं तो अंदर आने के बाद कंडक्टर से कहती हैं कि आगे का किसी को भी नहीं सोचना चाहिए, आगे किसी के साथ क्या हादसा हो जाए इसका किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हारे साथ भी एक ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से इस वक्त जहां तुम लोगों को जाना है वहां तुम जा ही ना पाओ। जब उस औरत ने कंडक्टर से यह बात कही तो एक पल के लिए तो मुझे भी उसकी ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है, और मैं बस चलाते चलाते ही उस औरत की तरफ अपनी गर्दन को घुमाकर देखता हूँ, क्योंकि उस वक्त वो मेरी ड्राइविंग सीट के बिल्कुल पास में ही सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हुई थी, और वो जो कुछ भी उस कंडक्टर से कह रही थी वो मुझे उस वक्त साफ साफ सुनाई दे रहा था। जिस तरीके से वो उस कंडक्टर से वो बात कह रही थी तो उसका तरीका काफी ज्यादा डरावना था, क्योंकि उसकी आवाज सुनने में काफी ज्यादा भारी भारी थी, और वो बोलते वक्त उस भारी आवाज में बिल्कुल आराम से और उस कंडक्टर की तरफ घूरते हुए उसे यह बात कह रही थी। लेकिन मेरा जो कंडक्टर था वो भी थोड़ा गर्म दिमाग का था। इसी वजह से जब उस औरत ने उससे यह बात कही तो वो उसे कहता है कि ठीक है, पीछे जाकर सीट पर बैठो और फटाफट अपनी टिकट कटवाओ। जब कंडक्टर ने उस औरत से टिकट कटवाने के लिए कहा तो वो कंडक्टर से कहती है कि हम लोगों को बस में सफर करने के लिए किसी भी टिकट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि हम तो खुद ही लोगों की टिकट बनाते हैं, और हमारी बनाई हुई टिकट इंसान को सीधा उस जगह पर पहुंचा देती है जिस जगह पर उसे इतने दिन घिसने के बाद अंत में पहुंचना होता है, वहां वो पहुंच जाता है। कंडक्टर उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उससे कहता है कि अरे तुम फालतू की बकवास मत करो और चुपचाप अपनी टिकट बनवाओ। अब थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच में बहसबाजी होने लग जाती है, और उस बहसबाजी को सुनकर मैं बस चलाते चलाते ही कंडक्टर को आवाज लगाता हूँ कि अरे क्या हुआ, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तो वो मुझसे कहता है कि देखिए ना शर्मा जी, ये औरत टिकट ही नहीं बनवा रही है। अभी कंडक्टर ने मुझे ये कहा ही था कि तभी अचानक से वो औरत लपक कर केबिन के अंदर अपना मुंह निकालती है,
और मुझसे कहती हैं कि साहब, आगे जाकर कुछ और सवारियां भी बैठने वाली हैं और उनके पास ही मेरे टिकट के पैसे हैं। थोड़ी दूर आगे ही वो इस बस में बैठ जाएंगी और उसके बाद वो मेरे पैसे भी दे देंगी। जब उस औरत ने मुझसे ये बात कही तो मुझे उसकी वो हालत देखकर उसके ऊपर थोड़ा तरस आ जाता है, क्योंकि उस वक्त वो पूरी तरीके से बारिश में भीगी हुई थी। इसी वजह से मैं कंडक्टर से कह देता हूँ कि ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर लो, आगे से अगर इसके साथ वाला कोई भी बैठता है तो ये उससे पैसे लेकर अपनी टिकट बनवा लगी। मेरे कहने पर कंडक्टर भी उसका पीछा छोड़ देता है, लेकिन अब वो औरत मेरे केबिन के अंदर अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाकर अजीब तरीके से देख रही थी। जब वो इस तरीके से केबिन को देख रही थी तो मैं उससे कहता हूँ कि अरे, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, पीछे जाकर सीट पर बैठो। जैसे ही मैंने उस औरत से ये बात कही तो वो मुझसे कहती हैं कि अच्छा, पीछे जाकर सीट पर बैठ जाऊं। अब तू बताया क्या मुझे कि मुझे कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं। तू चुपचाप तेरा जो बस चलाने का काम है वो कर। मुझे कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं वो मैं अपने आप ही देख लूंगी। जब उस औरत ने मुझसे इस तरीके से बात की तो मैं सोचता हूँ कि बड़ी अजीब औरत है ये। एक तो मैंने इसकी इतनी मदद की है और मेरा शुक्रिया करने के बजाय ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ने को आ रही है। फिर मैं सोचता हूँ कि शायद ये दिमाग से थोड़ी पागल है और इसी वजह से मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसे मैं दिमाग से थोड़ा पागल समझ रहा था वो दिमाग से सिर्फ थोड़ी ही नहीं बल्कि पूरी ही पागल थी, और अगर वो चाहती तो दूसरों को भी पागल बना सकती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों से ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर वो चाहती तो दूसरों को भी पागल बना सकती थी। तो इसके बारे में आपको कहानी के अंत तक पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों से ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब धीरे धीरे अंधेरा और भी घना होता जा रहा था और अंधेरा घना होने के साथ साथ ही बस आगे भी बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जा रही थी तो बस के अंदर से सवारियां भी कम होती जा रही थीं, क्योंकि जैसे जैसे जिस भी सवारी का गांव आता जा रहा था वो अपने गांव में उतरती जा रही थी, और कुछ ही घंटों की देरी के बाद बस में अब सिर्फ 2-4 सवारियां ही बची थीं। इसी वजह से कंडक्टर अब मेरे पास आकर केबिन में बैठ जाता है, और वो केबिन में आते ही मुझसे कहता है कि आज आपने ये कैसी अजीब सी औरत को बस में बिठा लिया है। तो मैं उससे कहता हूँ कि क्यों, क्या हुआ। तो वो मुझे कहता है कि पूरी की पूरी बस खाली पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो औरत उस बच्ची के साथ बस में जो सबसे पीछे वाली सीट है उस पर जाकर बैठी हुई है, और वो बच्ची बस में बैठी बैठी काफी ज्यादा उछल कूद कर रही है। 1-2 बार जब मैंने उस बच्ची को आराम से बैठने के लिए कहा तो वो औरत अजीब तरीके से मेरे ऊपर चिल्लाने लग गई और मुझसे कहने लग गई कि बच्चे तो ऐसे ही शरारत करते हैं, और इसके साथ साथ ही पता नहीं कुछ और भी अड़ंग बड़ंग बकने लग गई थी। इसी वजह से मैं तो उससे अपना पीछा छुड़ाकर यहाँ आपके पास आ गया। अभी हम दोनों आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज आती है कि भाई साहब, बस को आगे चलकर रोक देना। अब जैसे ही मुझे मेरे कानों में यह आवाज सुनाई देती है तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। उस वक्त बस की सीढ़ियों के पास में एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और उनके साथ जो लड़का था वो खड़ा हुआ था। यानी कि उनके उतरने के बाद अब बस में सिर्फ वो औरत और वो बच्ची ही रहने वाली थी। थोड़ी ही देर में वो लोग भी बस से उतर जाते हैं। अब पूरी की पूरी बस खाली पड़ी हुई थी, लेकिन वो जो बच्ची और औरत थी वो अब भी बस में सबसे पीछे बैठी हुई थी और बीच में पूरी बस खाली पड़ी हुई थी। अभी केबिन में मैं और मेरा कंडक्टर आपस में बातें करते हुए आगे की तरफ जा ही रहे थे। उस वक्त तक बारिश की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी और चारों तरफ जोर जोर की आवाज के साथ बिजलियां भी कड़कने लगी थी, और जहां तक भी नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ घनघोर अंधेरा ही नजर आ रहा था। और उस घनघोर अंधेरे में बस की उस जरा सी हेडलाइट की रोशनी में मैं गौर से आंखें फाड़ते हुए आगे की तरफ देखकर बस को सड़क पर चलाता जा रहा था। उस वक्त वो इलाका काफी ज्यादा सुनसान था। पीछे जिस गांव में बूढ़े आदमी के साथ वो औरत और वो बच्चा उतरा था, उस गांव के बाद अब दूसरा गांव आने में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी थी। लेकिन उन दोनों गांवों के बीच का वो जो 20 किलोमीटर का रास्ता था वो काफी ज्यादा सुनसान था, और उस रात के घने अंधेरे में बिजली की गड़गड़ाती आवाज के साथ, उस तेज रफ्तार के साथ गिरती हुई बारिश में तो वो रास्ता और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन अब
क्योंकि मेरे पास कंडक्टर बैठा हुआ था और हम दो लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, तो इसी वजह से मुझे भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था। उस वक्त हम लोगों ने सोचा कि अब तो शायद ये बच्ची और ये औरत आगे जो गांव आने वाला है वहीं पर उतरेंगे, क्योंकि उस गांव से पहले तो इस रास्ते पर ना ही तो कोई दूसरा गांव आने वाला था और ना ही कोई छोटी बस्ती आने वाली थी। लेकिन हमें इस चीज का कहाँ अंदाजा था कि उस गांव के आने से पहले ही हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से शायद हम उस गांव तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ इस बस में एक ऐसी बला बैठी हुई है जो कि हम लोगों की ही टिकट बनाने वाली है। अब मैं किसी टिकट की बात कर रहा हूं, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि कहानी में कुछ देर पहले ही आप लोगों ने खुद उस औरत के मुंह से सुना था कि वो लोगों की कौन सी टिकट बनाती है। लेकिन उसकी इस बात को हम लोगों ने हल्के में ले लिया था और हमने सोचा था कि शायद ये दिमाग से थोड़ी पागल है। अभी हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से बस के पीछे की तरफ से हमें कुछ आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज किसी के गिरने की थी। उस आवाज के आते ही बस में पीछे की तरफ से उस बच्ची की काफी तेज तेज चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। उसके रोने की आवाज को सुनकर हम दोनों को लगा कि शायद उसने अपने आप को किसी चीज से चोट पहुंचा ली है, क्योंकि जैसा कि कंडक्टर ने पहले बताया था कि वो पीछे की तरफ जब सीट पर बैठी हुई थी तो काफी ज्यादा उछल कूद कर रही थी। अब उसकी आवाज को सुनते ही मैं कंडक्टर से कहता हूं कि अरे जरा पीछे जाकर तो देखो कि वो बच्ची इतनी जोर से क्यों रो रही है, और साथ ही उस औरत से ये भी पूछ लेना कि वो तो कह रही थी कि आगे चलकर कोई सवारी बस में बैठने वाली है जो उसका किराया देगी, लेकिन अब तक तो कोई भी सवारी बस में नहीं बैठी है, और बाहर की तरफ जो मौसम है उसको देखकर लग भी नहीं रहा है कि कोई भी सवारी अब बस का इंतजार कर रही होगी, इसीलिए तुम जाकर उससे किराए के पैसे भी ले आओ। मेरे ये कहते ही कंडक्टर मुझसे कहता है कि ठीक है शर्मा जी, मैं देखता हूँ। अब मुझसे ये बात कहकर वो केबिन से उठकर पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि वो पीछे जाकर अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती करने जा रहा है जिसका हर्जाना शायद उसको अपनी मौत से ही चुकाना होगा। अब कंडक्टर के पीछे की तरफ जाते ही बारिश काफी ज्यादा तेज गति से आने लगती है। उस वक्त बारिश इतनी ज्यादा तेज आ रही थी कि खिड़की बंद करने के बाद भी बाहर की तरफ से पानी की बौछार अंदर आ रही थी। और आप लोग तो ये अच्छे से जानते ही होंगे कि सरकारी बसों की हालत कैसी होती है। इसी वजह से उस इतनी तेज बारिश में मुझे उस खटारा बस को चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब मैं अपना पूरा ध्यान आगे की तरफ लगाकर धीरे धीरे बस को चला रहा था। अब कंडक्टर को पीछे की तरफ गए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि अब तक तो उसको वापस आ जाना चाहिए था। कहीं वो फिर से उस औरत से झगड़ा तो नहीं करने लग गया है। यही सोचकर अब मैं बस चलाते चलाते ही एक पल के लिए पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ, लेकिन मुझे पीछे की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब क्योंकि उस वक्त मैं बस चला रहा था, इसी वजह से मैं लगातार ज्यादा देर तक पीछे भी नहीं देख सकता था। लेकिन मैं बस चलाते हुए बार बार पीछे की तरफ देख रहा था, तो मुझे उस बस में पीछे की सीट पर ना ही तो वो औरत दिखाई दे रही थी और ना ही बच्ची, और अब बस में कहीं पर भी मुझे कंडक्टर भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये चीज देखकर मैं सोचता हूँ कि बस का दरवाजा भी अंदर की तरफ से बंद है, और बस भी इतनी रफ्तार में चल रही है कि कोई भी इतनी रफ्तार में चलती हुई बस से नहीं उतर सकता। लेकिन जब मैं इस बार फिर से पीछे की तरफ देखता हूँ तो मैं ऊपर सीट की तरफ नहीं देखता हूँ, बल्कि मेरी नजर नीचे बस में फर्श पर चली जाती है। और जैसे ही मेरी नजर नीचे की तरफ जाती है तो उस वक्त जो कुछ भी मैं नीचे की तरफ देख रहा था उसको देखते ही मुझे तो काफी ज्यादा पसीना आने लगा था, और अचानक से मेरी सांसें काफी ज्यादा तेज तेज चलने लगी थी। अब बस चलते हुए मेरे हाथ पांव थर थर कांपने लगे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस वक्त जैसे ही मैंने अपनी नजरों को पीछे की तरफ घुमाकर देखा तो मुझे दिखाई देता है कि बस में दोनों तरफ की सीटों के बीच में जो जगह होती है वहां पर नीचे की तरफ मेरा जो कंडक्टर था वो बेसूध हालत में पड़ा हुआ था और उसके सिर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। लेकिन इसके साथ ही मैं वहां पर इससे आगे जो कुछ भी देखता हूँ वो सब मेरे लिए काफी ज्यादा डरा देने वाला था, क्योंकि उस वक्त उस कंडक्टर के ऊपर वो औरत बैठी हुई थी जो कि उस बच्ची के साथ थी, और वो अपने मुंह को अजीब तरीके से खोलकर
बार बार उस कंडक्टर की छाती की तरफ लेकर जा रही थी। अब मैं बस चलाते हुए बार बार बीच बीच में आगे की तरफ देख रहा था और बीच बीच में आगे की तरफ देखने के साथ साथ ही पीछे जो कुछ भी हो रहा था उसको भी देख रहा था। जब मैंने गौर से उस औरत की तरफ देखा तो मुझे दिखाई देता है कि उस औरत के मुंह पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है और उसके साइड के 2 दांत काफी ज्यादा लंबे लंबे निकले हुए हैं और उन्हीं साइड के लंबे लंबे दांतों से वो उस वक्त उस कंडक्टर की छाती को फाड़ रही थी। इसके साथ ही मुझे ये भी दिखाई देता है कि अब उस औरत का रूप धीरे धीरे बदलने लगा है। उसका वो रूप देखकर अब मुझे ये समझ में आ चुका था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है और ना ही इसके साथ ये जो बच्ची हैं ये कोई साधारण बच्ची हैं, बल्कि ये दोनों शायद कोई पिशाचिनी या फिर प्रेत आत्मा है जो कि इंसानों का रूप लेकर इस वक्त बस में चढ़ गई हैं और इन्होंने कंडक्टर को तो अपना शिकार बना लिया है, लेकिन अब मुझे किसी भी तरह से अपनी जान बचानी थी। इसी वजह से अब मैं मेरे दिमाग में बार बार ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं इन दोनों के चंगुल से अपने आप को बचा सकूं। उस वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं यहीं पर इस बस को रोककर बस से उतरकर भागूंगा तो शायद ये दोनों मुझे कहीं पर भी पकड़ लेंगे और इस कंडक्टर की तरह ही मुझे भी मार देंगे। इसी वजह से मैं गौर से उस रास्ते की तरफ देखता हूँ और जब मैं उस रास्ते की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आगे आने वाला जो गांव था अब वो कुछ ही दूरी पर था, यानी कि सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पर ही वो गांव आने वाला था। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे इन दोनों के चंगुल से बचना है तो मुझे इनको इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना है कि मैंने उनका वो रूप देख लिया है और वो जो कुछ भी कंडक्टर के साथ कर रही थी वो सब मैंने देख लिया है, बल्कि मुझे तो बिल्कुल अनजान बनकर जैसे मैं पहले बस चला रहा था उसी तरह से अपनी बस को चलाते रहना है और जैसे ही गांव थोड़ा नजदीक आएगा तो मैं चलती बस से ही नीचे कूदकर गांव की तरफ भाग जाऊंगा। शायद इस तरीके से मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। लेकिन तभी फिर से मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि अगर जब तक मैं अनजान बनकर इस बस को चलाकर गांव तक जाऊंगा तो कहीं इसी बीच ये जो कोई भी पीछे की तरफ पिशाचिनी या फिर कोई प्रेत आत्मा है, अगर इन्होंने मुझे भी अपना शिकार बना लिया तो, और अगर उस गांव के पास मैं पहुंच भी गया तो चलती बस से नीचे कूदते वक्त कहीं मेरे सिर में चोट आ गई और मैं वहीं पर मर गया तो। लेकिन तभी मैं सोचता हूं कि मरना तो आज मुझे वैसे भी है, तो क्यों ना मरने से पहले अपने आप को बचाने की एक कोशिश की जाए। और मेरे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता था कि गांव के नजदीक आने के बाद में चलती बस से ही नीचे कूदकर गांव की तरफ भाग जाऊं। कूदने से पहले मैं थोड़ा बस की रफ्तार को धीमा कर लूंगा। अब इसके आगे मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूं, लेकिन अब मेरे लिए वो 5-7 मिनट की दूरी तय करना भी काफी ज्यादा कठिन हो गया था, क्योंकि अब मैं पीछे की तरफ गर्दन घुमाकर तो नहीं देख रहा था, लेकिन बस में जो पीछे की तरफ का शीशा लगा हुआ था उसमें मुझे पीछे जो कुछ भी हो रहा था वो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। उस वक्त मैं देख पा रहा था कि वो औरत अब उस कंडक्टर की छाती को पूरी तरीके से फाड़ चुकी है और उसकी छाती में से छोटे छोटे मांस के टुकड़े निकालकर उस बच्ची को खिला रही हैं और वो बच्ची भी अपने लंबे लंबे नाखूनों को उसके सिर में घुसाकर उसके सिर को फाड़ रही हैं और नीचे झुककर उस बस में फैले हुए कंडक्टर के उस खून को अपनी जीभ से छाट रही हैं। वो सब देखकर मैं इस तरीके से कांप गया था जिस तरीके से सर्दियों के वक्त कोई बिना कपड़ों के जब बाहर निकल जाता है, ठीक उसी तरीके से अब मेरे पूरे शरीर में कपकपी लगी हुई थी। लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर उन दोनों को इस चीज का एहसास हो जाता कि मैंने उनको ये सब करते हुए देख लिया है तो वो मुझे भी वहीं पर मौत के घाट उतार देती। अब तक उस औरत और उस छोटी बच्ची का रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वो औरत दिखने में काफी ज्यादा बूढ़ी नजर आ रही थी और वो बच्ची भी अब दिखने में तो छोटे बच्चे की तरह ही दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब काफी ज्यादा झुर्रियां पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही उसका एक तरफ का चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था और उसके सिर के बाल भी अब ऐसे लग रहे थे जैसे वो आधे से ज्यादा आग में जले हुए हों। साथ ही उस औरत ने अपने कानों में शायद किसी के हाथों की कटी हुई उंगलियां पहन रखी थीं। यानी कि जिस तरीके से औरतें अपने कानों में झुमके पहनती हैं, उसी तरीके से उस औरत ने अपने कानों में वो कटी हुई उंगलियां पहन रखी थीं
और जिस तरीके से गर्मियों के मौसम में हम लोग घर पर तरबूज काटकर उसकी छोटी छोटी गिरी निकालकर खाते हैं और पास में बैठे हुए किसी छोटे बच्चों को भी अपने हाथ से उठाकर खिलाते हैं, अब उसी तरीके से वो औरत उस छोटी बच्ची को उस कंडक्टर की कलेजी को निकालकर अपने दांतों से उसको फाड़ फाड़ कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस बच्ची को खिला रही थी। अब तक वो 5-7 मिनट की दूरी पार हो चुकी थी और सामने की तरफ ही आने वाले घुमाव के बाद मुझे वो गांव दिखाई दे रहा था। इसी वजह से जैसे ही वो घुमाव नजदीक आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था, तो अब मैं थोड़ी बहुत हिम्मत करके अपनी बस की रफ्तार को धीमा करता हूँ। लेकिन जब मैं बस की रफ्तार को धीमा कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि वहीं उन दोनों को मेरे ऊपर शक ना हो जाए कि मैंने बस की रफ्तार को धीमा क्यों कर दिया। इसी वजह से मैं उस वक्त थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और बस की रफ्तार को धीमा करने के साथ साथ मैं बस की हॉर्न भी बजाता हूँ, ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि शायद सामने की तरफ कोई चीज है जिसकी वजह से मैं बस को धीमा कर रहा हूँ और उसको सामने की तरफ से हटाने के लिए हॉर्न भी बजा रहा हूँ। अब ये सब करते करते मैं अपनी कुलदेवी को याद कर रहा था और मन ही मन उनसे प्रार्थना कर रहा था कि हे माता रानी, मुझे किसी भी तरह से इस मुसीबत से बाहर निकालो, क्योंकि अगर आज मुझे यहाँ कुछ हो गया तो फिर मेरा तो पूरा परिवार ही सड़क पर आ जाएगा। ये सब सोचते हुए मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी भी तरह से मेरी रक्षा करें। और अब मैंने मेरे गले में पहने हुए भगवान शिव के उस ओम के लॉकेट को अपने माथे से लगाया और जैसे ही वो घुमाव आया तो मैंने धीरे से अपने केबिन के ड्राइविंग सीट वाली खिड़की को खोला और खिड़की को खोलते ही मैं चलती बस से ही अचानक से नीचे कूद गया। लेकिन नीचे कूदते वक्त मैंने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया था ताकि नीचे गिरते वक्त मेरे सिर पर ज्यादा चोट ना आए, और होता भी कुछ वैसा ही है। नीचे गिरने के बाद मुझे थोड़ी बहुत ही चोट आई थी जो कि मेरे हाथों पर ही आई थी। अब नीचे गिरते ही अचानक से मैं उठता हूँ और उठकर जितना तेज मैं दौड़ सकता था उतना तेज मैं गांव की तरफ दौड़ने लगता हूँ। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद ही मुझे एक जोर का धमाका सुनाई देता है और वो धमाका उस बस के खाई में गिरने का ही था, क्योंकि उस घुमाव में वो बस वैसे की वैसे ही सीधी ही जाकर खाई में गिर गई थी। अब वो गांव मेरे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था और वो दूरी मुझे लगभग 2 से 3 मिनट में ही तय करनी थी, क्योंकि मुझे इस चीज का अच्छी तरीके से पता था कि अगर मैंने ज्यादा समय लगाया तो मेरे पीछे आकर वो औरत मुझे भी यहीं पर मार सकती है। अब जैसे ही मैं उस गांव में पहुंचता हूं तो गांव में पहुंचते ही पहले घर से ही मैं लगातार 5-7 घरों के दरवाजे खटखटाता हूं, क्योंकि उस वक्त तक रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। इसी वजह से सभी गांव वाले अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके सो चुके थे। लेकिन तभी एक घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी निकल कर आता है और जब उसने मुझे इस तरीके से सभी घरों के दरवाजे खटखटाते हुए देखा तो वो दूर से मुझे आवाज लगाता है कि कौन है वहां। अब जैसे ही मुझे वो आदमी आवाज लगाता है तो मैं पलटकर उसकी तरफ देखता हूँ। मुझे दिखाई देता है कि ये इस गांव का ही कोई बूढ़ा आदमी है। तो मैं भागकर उस आदमी के पास जाता हूँ और जाकर उससे कहता हूँ कि बाबा मुझे बचा लो, नहीं तो आज मुझे वो मार देगी। तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम इस तरीके से पूरे के पूरे क्यों भीगे हुए हो। लगता है तुम तो काफी दूर से इस बारिश में भीगते हुए आ रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये सांस इतनी तेज तेज क्यों चल रही है। जब उस बाबा ने मुझसे ये बातें पूछी तो मैं उन्हें सारी बात शुरू से लेकर अंत तक बताता हूँ। जब तक मैं उन्हें ये बात बता रहा था तब तक उस गांव के घरों से और भी 2-4 लोग निकलकर वहां पर आ चुके थे। जब उन सभी लोगों ने मेरे मुंह से वो बात सुनी तो वो मुझसे कहते हैं कि आप आज रात को यहीं पर रुक जाओ और सुबह तक ये बारिश भी रुक जाएगी। इसी वजह से सुबह होने के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन तभी वहां पर कुछ 2-4 लोग और आते हैं और उनमें से कई लोगों ने मुझे पहचान भी लिया था। वो मुझसे कहते हैं कि आप तो हमारे गांव से वो जो सरकारी बस जाती हैं उसके ड्राइवर ही होना। तो मैं उनसे कहता हूं कि हाँ, मैं वही हूं, मेरा नाम रामवतार शर्मा है। इसके बाद उस रात तो मैं उसी गांव में उन लोगों के साथ रुकता हूं और जैसे ही सुबह होने के बाद वो बारिश रुकती है तो गांव के उन लोगों के साथ मैं उस घुमाव में उस खाई की तरफ जाता हूं जहां रात को वो बस उस खाई में गिरी थी। लेकिन जब हम लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो हमें दिखाई देता है कि वो बस खाई में काफी ज्यादा नीचे गिरी हुई है और शायद रात को नीचे गिरते वक्त उसमें आग लग गई थी। इसी वजह से
जब हम लोगों ने सुबह जाकर उसको देखा तो वो पूरी तरीके से जली हुई पड़ी थी। लेकिन इसके बाद उस हादसे की पूरी जानकारी लेने के बाद गांव वाले मुझे जो कुछ बताते हैं उसको सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी और अब तो मुझे उस इलाके में नौकरी करने से भी डर लग रहा था। दरअसल उस गांव के बुजुर्ग लोग मुझे बताते हैं कि इस गांव से उस गांव के बीच में ये जो सुनसान रास्ता है, यहाँ पर एक औरत और एक बच्ची की आत्मा भटकती है और वो अलग अलग रूप लेकर इंसानों को अपने जाल में फंसाती है। आज से पहले भी इस गांव के कई लोग उस औरत के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन जो कोई भी आज तक उसके जाल में फंसा है वो जिंदा गांव में वापस नहीं लौटा है। पर अब तो गांव के लोगों को उसके बारे में अच्छी तरीके से पता चल चुका है। इसी वजह से रात के वक्त कोई भी आदमी इस सुनसान रास्ते से सफर नहीं करता है। इससे आगे वो लोग मुझे बताते हैं कि वो जो औरत और उस बच्चे की आत्मा थी वो इस गांव से जो पीछे की तरफ गांव रह जाता है उसी गांव की रहने वाली थी। एक बार उस औरत की वो जो छोटी बच्ची थी वो खेलते खेलते उस सड़क पर आ गई थी और उस वक्त कोई बस वाला उस बच्ची को टक्कर मारकर चला गया था। इसी वजह से मौके पर ही उस बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन वो औरत अपनी बच्ची के गम में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि एक बार उसने रात को सड़क पर आकर एक चलती बस के सामने ही अचानक से आकर अपने आप को खत्म कर लिया था। और उसी के कुछ सालों बाद इस सड़क पर इस तरह के यह डरावने हादसे होना शुरू हो गए थे और इन हादसों में कई लोगों को वो औरत और वो बच्ची दिखाई देती हैं। गांव के लोगों से ये बातें सुनने के बाद अब मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं फिर से इस रास्ते पर बस लेकर आया तो कहीं दोबारा से वो औरत और वो बच्ची कोई दूसरा रूप लेकर मेरी जान के पीछे ना पड़ जाए। इसी वजह से मैंने लगभग 15 से 20 दिन की छुट्टी ले ली थी और इस छुट्टी के दौरान किसी तरह अपनी जान पहचान का थोड़ा बहुत उपयोग करके मैंने उस जगह से अपनी ड्यूटी चेंज करवा ली थी। लेकिन आज भी मैं उस डरावनी घटना को अपने जहन से भुला नहीं पाया हूँ और सबसे ज्यादा तो मुझे उस कंडक्टर की याद आती है। उसका नाम प्रमोद था और वो स्वभाव से काफी ज्यादा अच्छा इंसान था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।